मैंने लैपटॉप और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। लगभग सभी टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या सीखने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी देख लीजिए। ये वीडियो लगभग 1 घंटे की है। इस 1 घंटे की वीडियो को देख लेंगे तो आपको कंप्यूटर के बारे में फुल डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। मैंने इस वीडियो में CPU, कीबोर्ड, माउस और यूपीएस के बारे में बहुत डिटेल्स में जानकारी दिया हुआ है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बिगिनर हैं तो वीडियो जरूर देखें। जो चीज आपको कंप्यूटर सेंटर में 1 महीने में सीखने को मिलेगा, इस वीडियो में आप 1 घंटे में सीख सकते हैं। सिर्फ आपको फुल वीडियो वॉच करना है। मैंने ये वीडियो सिर्फ बिगिनर के लिए बनाया है। ये वीडियो आप खुद देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। जो लोग कंप्यूटर के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो नए लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर वो भी कंप्यूटर सीखने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो देख सकें। मैंने इस वीडियो में CPU का क्या काम होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, कीबोर्ड का क्या काम होता है, माउस का क्या काम होता है, यूपीएस का क्या काम होता है, यूपीएस कंप्यूटर में किस लिए लगाया जाता है, सभी चीजों के बारे में जानकारी दिया हुआ है। मैंने लैपटॉप और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। लगभग सभी टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी इस तरह की नॉलेज घर बैठे ले सकें। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं CPU के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये इसके फ्रंट का हिस्सा है, इसे फ्रंट पैनल भी बोलते हैं। ये जो ट्रॉली दिख रही है ये CD ट्रॉली होती है। इसमें CD और DVD की डिस्क लगाई जाती है। अगर आपके पास में CD या DVD की डिस्क है तो इसमें लगा के उसमें जो डेटा है उसे देख भी सकते हैं और कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके नीचे जो बटन दिख रहा है, ये जो पहला बटन दिख रहा है, इस CD ट्रॉली को इन आउट करने के लिए है। जब इसको प्रेस करेंगे तो ये ट्रॉली बाहर आ जाएगी। दोबारा प्रेस करेंगे तो ट्रॉली फिर से अंदर चली जाएगी। इसके बगल में जो स्विच दिख रहा है, ये स्विच CPU को ऑन करने के लिए होता है। जब इस स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रेड और ब्लू कलर की लाइट जलेगी, आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ब्लू कलर की लाइट जलेगी, इसका मतलब आपका PC ऑन हो गया है। रेड कलर की लाइट जलेगी, इसका मतलब आपका कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस से कनेक्ट हो गया है। उसके नीचे का जो स्विच आप देख रहे हैं ये रीस्टार्ट स्विच होता है। रीस्टार्ट बटन हमेशा पावर बटन के नीचे होता है। इस बटन को आप पावर स्विच या पावर बटन भी बोल सकते हैं। पावर बटन हमेशा साइज में बड़ा होता है और रीस्टार्ट बटन उसके बगल में होता है, साइज में छोटा होता है। रीस्टार्ट बटन को तब यूज किया जाता है जब विंडो अपडेट होती है या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, तब इसे रिस्टार्ट किया जाता है। उसके नीचे का जो पोर्ट देख रहे हैं हेडफोन पोर्ट है। ये 3.5 mm का पोर्ट होता है। और उसके नीचे का जो पोर्ट देख रहे हैं ये माइक का पोर्ट होता है। यहाँ पे आप माइक लगा के अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके नीचे के 2 पोर्ट दिख रहे हैं USB पोर्ट होते हैं। जो ब्लैक कलर का पोर्ट दिख रहा है ये 2.0 पोर्ट होता है। इसकी स्पीड थोड़ा से कम होती है, 2.0 होती है। जो नीचे ब्लू कलर का पोर्ट दिख रहा है ये 3.0 होता है। 3.0, 3.1, 3.2 ये ब्लू कलर में आते हैं। इससे डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और इसके नीचे की जो स्ट्रिप दिख रही है व्हाइट कलर की, ये RGB स्ट्रिप है। ये सभी CPU में नहीं होते हैं, किसी किसी CPU में होते हैं, इसमें दिया हुआ है। ये सिर्फ फैशन के तौर पे होता है। इससे CPU का शो बढ़ जाता है और लाइटिंग होती है, इससे लाइटिंग दिखती है। यहाँ पे इसके कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जिस कंपनी का CPU है उसका नाम लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसके साइड का हिस्सा दिखाता हूँ, उसके बाद में बैक साइड का हिस्सा दिखाता हूँ। ये इसके साइड का हिस्सा है। यहाँ पे जो छोटे छोटे होल दिए हुए हैं, यहाँ पे आउटडोर फैन लगा हुआ है। जो CPU के अंदर की हीटिंग होती है वो हीटिंग को बाहर निकालता है। जब आप CPU ऑन करते हैं उसी टाइम ये फैन चल जाता है और इसके अंदर की जो हीटिंग है सारी हीटिंग को बाहर निकालता रहता है। इसके दूसरे साइड का हिस्सा कुछ इस तरह से है। ये सिर्फ पैनल दिया हुआ है। इसे तभी ओपन करते हैं जब इसके अंदर कोई स्पेयर पार्ट्स लगाना हो या रिपेयर करना हो, तब इस पैनल को खोलते हैं, नहीं इसे खोलने की जरूरत नहीं होती है। अब मैं आपको इसके बैक साइड का हिस्सा दिखाता हूँ। इसे बैक पैनल भी बोलते हैं। इसे ध्यान से समझिए। ये जो इतना हिस्सा देख रहे हैं ये पावर सप्लाई होता है। इसे SMPS भी बोलते हैं, PSU भी बोलते हैं और पावर सप्लाई भी बोलते हैं। पहले मैं सारे पोर्ट के बारे में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जो फीमेल टाइप का कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ पे एक पावर सप्लाई का केबल लगता है, यानी कि मेन सप्लाई 220 वोल्ट की जो सप्लाई आती है वो यहाँ पे लगाई जाती है। उसके नीचे जो हिस्सा इसे बैक पैनल बोलते हैं। यहाँ पे जो 2 USB पोर्ट दिख रहे हैं ब्लैक कलर के हैं, ये भी 2.0 के पोर्ट है। उसके नीचे का जो पोर्ट दिख रहा है ये VGA पोर्ट होता है, ये 15 पिन का पोर्ट होता है।
उसके नीचे का जो पोर्ट दिख रहा है HDMI पोर्ट है। यहाँ पे आप HDMI केबल लगा सकते हैं, यहाँ पे HDMI केबल लगा सकते हैं, यहाँ पे VGA केबल लगा सकते हैं। दोनों का काम सेम होता है, इससे भी डिस्प्ले आउट होता है और इससे भी डिस्प्ले आउट होता है। दोनों का कनेक्शन मॉनिटर में होता है। अगर आपके पास में VGA सपोर्ट मॉनिटर है तो यहाँ पे केबल लगा सकते हैं, HDMI सपोर्ट मॉनिटर है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके नीचे जो 4 पोर्ट दिख रहे हैं ये भी USB 2.0 के पोर्ट हैं। इस पीसी में 3.0 का पोर्ट सिर्फ एक दिया हुआ है जो कि फ्रंट पैनल में आगे दिया हुआ है, ब्लू कलर का है। मैंने आपको इसके पहले दिखा दिया है। 2 पोर्ट ऊपर दिए हुए हैं और 4 पोर्ट नीचे दिए हुए हैं, दोनों 2.0 के पोर्ट हैं। इनमें आप कीबोर्ड, माउस, कैमरा, ब्लूटूथ वगैरह जो भी कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे का जो पोर्ट है इसे इथरनेट पोर्ट बोलते हैं। इसमें आप इंटरनेट की केबल लगा सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट की केबल लगा के इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इसे RJ45 पोर्ट बोलते हैं। इसमें RJ45 का कनेक्टर लगता है जो कि इंटरनेट का होता है। उसके बाद में आपको 3 पोर्ट यहाँ पे और दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो 3 पोर्ट दिख रहे हैं, जो पिंक कलर का पोर्ट है ये माइक का पोर्ट होता है। जो ग्रीन कलर का पोर्ट है ये हेडफोन या स्पीकर पोर्ट होता है। आप यहाँ पे अपना हेडफोन या स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। और जो ब्लू कलर का पोर्ट है ये लाइन आउट पोर्ट होता है। इसके नीचे जो पोर्ट दिख रहे हैं इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। जो पहला पोर्ट दिख रहा है DVI पोर्ट है। इसके बगल में एक और HDMI पोर्ट लगा हुआ है। यहाँ भी आप मॉनिटर का HDMI केबल कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे VGA केबल कनेक्ट कर सकते हैं। इस ग्राफिक कार्ड में 3 डिस्प्ले कनेक्टर दिया हुआ है। मॉनिटर के साथ में VGA केबल भी लगा सकते हैं, HDMI केबल भी लगा सकते हैं और DVI केबल भी लगा सकते हैं। ये जो फैन दिख रहा है ये भी एग्जॉस्ट फैन है। इसके अंदर की हीटिंग को बाहर करता है। इसके साइड में जो फैन दिया हुआ है वो भी अंदर की हीटिंग बाहर करता है। और जो ऊपर में फैन दिया हुआ है ये फैन SMPS की हीटिंग को बाहर करता है। इसके अंदर जो SMPS लगा है उसके अंदर अलग से फैन लगा रहता है ताकि इसके अंदर की जो हीटिंग हो ये बाहर निकाल दे। इसके नीचे जो छोटे छोटे स्लॉट दिए हुए हैं एक्सटेंशन स्लॉट हैं। ये जो स्लॉट दिए हुए होते हैं इसलिए होते हैं अगर आपके मदरबोर्ड की साउंड चली गई है तो आप यहाँ पे अलग से साउंड कार्ड लगा सकते हैं। डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो डिस्प्ले कार्ड लगा सकते हैं। अगर USB काम नहीं कर रहे हैं तो USB कार्ड अलग से आता है वो लगा सकते हैं। इसीलिए अलग से ये स्लॉट दिए हुए होते हैं। इनकी सुविधा अंदर मदरबोर्ड में दी हुई रहती है जिसे PCI स्लॉट बोलते हैं। उस स्लॉट में कार्ड लगाएंगे तो यहाँ पे उसका आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियां लगी रहती हैं, पत्ती को बाहर निकालेंगे तो कार्ड का आउटपुट बाहर हो जाएगा। चलिए मैं इसका कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। ये कीबोर्ड है, ये इसका USB पोर्ट है, इसे यहाँ पे लगा दीजिए। ये माउस है और ये इसका USB पोर्ट है, इसे भी यहाँ लगा दीजिए। ये USB पोर्ट में कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे इस USB पोर्ट में लगा दे, चाहे इस USB पोर्ट में लगा दे, चाहे आगे वाले USB पोर्ट में लगा दें। आप इसे फ्रंट में भी लगा सकते हैं और बैक साइड में भी लगा सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं होता है, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहीं पे लगा देता हूँ। ये कीबोर्ड और माउस का कनेक्शन हो गया है। अगर आपके पास में कीबोर्ड माउस PS2 वाले हैं जो पहले आते थे इस तरह के होते थे, इनके कनेक्टर ऐसे होते थे, उन्हें आप इसमें लगाना चाहते हैं क्योंकि उसका कनेक्टर इसमें नहीं है तो उसके लिए अलग से डेटा केबल आती है। USB to PS2 कनेक्टर होता है। USB वाला हिस्सा USB में लगा दीजिए, किसी भी USB में कनेक्ट कर दीजिए और PS2 का कनेक्टर कीबोर्ड माउस में कर दीजिए। आपका PS2 कीबोर्ड माउस काम करने लग जाएगा। ये इसका VGA केबल है, इसे VGA केबल बोलते हैं। आप मॉनिटर के साथ में इसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे छोटी छोटी पिनें दी हुई हैं जो कि 15 पिनें हैं, इन्हें ध्यान से लगाना होता है। अगर आपका मॉनिटर VGA केबल सपोर्ट है तो VGA केबल यहाँ पे लगा दीजिए। ये यहाँ पे इस तरह से लगेगी, थोड़ा ध्यान से बैठाएं क्योंकि इसके अंदर बारीक बारीक पिनें लगी होती हैं। लगाने के बाद इन्हें टाइट कर दीजिए, ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे। इस तरह से VGA केबल लगाई जाती है। और ये इसका HDMI केबल है। अगर आपको VGA केबल नहीं लगाना है, HDMI केबल लगाना है तो इसे लगा सकते हैं। जब आप HDMI केबल लगाएंगे तो VGA केबल लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक को लगाएं। इसको लगाना बहुत आसान है, इसे आप यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ भी मैंने आपको बताया HDMI का पोर्ट दिया हुआ है और नीचे ग्राफिक कार्ड में भी दिया हुआ है, आप इसे यहाँ भी लगा सकते हैं। ये इसका HDMI केबल लग गया है। और ये इसका इंटरनेट केबल है, इसे RJ45 केबल बोलते हैं, इससे इंटरनेट कनेक्ट होता है। ये RJ45 पोर्ट में लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा। इसका खांचा देख के सामने रख के प्रेस कर दीजिए, ये भी अपने खांचे में बैठ जाएगा। ये इस तरह से लगाया जाता है। ये आपके राउटर में लगेगा। अगर आपके पास में वाईफाई है तो इस केबल को लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें डोंगल लगा दीजिए। डोंगल के साथ में वाईफाई कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इसको लगाने का एक फायदा होता है, इससे स्पीड बहुत अच्छी मिलती है, नेट स्लो नहीं होता है।
वाईफाई से थोड़ा स्पीड कम मिलती है, फिर भी ज्यादातर लोग वाईफाई ही लगाते हैं, वाईफाई से ही इंटरनेट यूज करते हैं। अब मैं लास्ट में आपको बताता हूँ पावर सप्लाई का केबल किस तरह से लगाया जाता है। ये इसका पावर सप्लाई केबल है, इसको भी इसके सामने रख के आराम से प्रेस कर दीजिए, ये भी अपनी जगह पर लग जाएगा। अब इस कंप्यूटर का कनेक्शन हो चुका है, ये ऑन होने के लिए रेडी है। लास्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो कि बोनस के तौर पे होगी। जिस कंप्यूटर में यानी कि जिस सीपीयू में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है उसमें VGA केबल या HDMI केबल या डिस्प्ले केबल जो भी आपके पास में केबल है मदरबोर्ड के पोर्ट में मत लगाएं। अगर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो उस केबल को ग्राफिक कार्ड के पोर्ट पे ही लगाएं। अगर मदरबोर्ड के पोर्ट में लगाएंगे तो डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि आपके सीपीयू में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। मॉनिटर का कनेक्शन हमेशा ग्राफिक कार्ड के पोर्ट पे करें। मैंने यहाँ पे HDMI केबल और VGA केबल का कनेक्शन करके सिर्फ आपको बताया है कि यहाँ भी कनेक्शन किया जाता है। यहाँ से डिस्प्ले तभी आएगा जब यहाँ पे ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहेगा। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो मुझे डिस्प्ले केबल का जो कनेक्शन है यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मैं डिस्प्ले आउटपुट चाहूँगा तो यहाँ से नहीं मिलेगा, ग्राफिक कार्ड के पोर्ट में लगाना पड़ेगा। अगर मैं ग्राफिक कार्ड बाहर निकाल दूंगा तो डिस्प्ले यहाँ से आ जाएगा। ग्राफिक कार्ड इसलिए लगाया जाता है, इसको लगाने से कंप्यूटर स्मूथ चलता है और इसकी लाइटिंग कम होती है, यानी कि हैंग नहीं होता है। मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के पर्पज पे यहाँ पे लगा के दिखाया है। अगर आप ऑफिस का या स्ट्रीमिंग या म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो आप केवल यहीं पे लगा लीजिए, आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने यहाँ पे कनेक्शन किया है सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है, यहाँ पे उसी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। जब भी केबल कंप्यूटर में कनेक्ट करें इसका खांचा देख के कनेक्ट करें। जैसे इसमें मेल टाइप का खांचा होता है उसमें फीमेल टाइप का खांचा होता है। अगर उल्टा लगाएंगे तो ये उल्टा नहीं लगेगा। कंप्यूटर कनेक्शन हो चुका है, कंप्यूटर चलने के लिए रेडी हो गया है। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसकी सप्लाई केबल बोर्ड में लगा दिया है, आपको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बोल दिया था, ये पावर बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। मैं पावर बटन को प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट ब्लिंक कर गई है, कंप्यूटर ऑन हो चुका है। इसके फैन चल चुके हैं। इसके साइड में दिखा देता हूँ, इसमें RGB फैन लगा हुआ है। दोस्तों वीडियो पर बने रहें, अभी इसके आगे बहुत सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। कीबोर्ड, माउस और UPS के बारे में फुल जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आपको कीबोर्ड के बारे में जानकारी देता हूँ। वीडियो फुल वॉच कीजिए। वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आप कीबोर्ड के बारे में बहुत डिटेल्स में समझ जाएंगे। एक एक बटन के बारे में मैं डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो किसी न किसी बटन के बारे में मिस कर देंगे, इसलिए वीडियो फुल वॉच करें। मैं बहुत डिटेल्स में एक एक बटन के बारे में, एक एक सेक्शन के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में हमेशा 104 की होते हैं, किसी किसी कीबोर्ड में 108 की भी होते हैं। जिस कीबोर्ड में मल्टीमीडिया की होती हैं उसमें 114 की होती हैं। इस कीबोर्ड में मल्टीमीडिया की दी हुई हैं तो इसमें 114 की हैं। अगर मल्टीमीडिया की वाला कीबोर्ड किसी शॉप पे परचेज करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको बोलना पड़ेगा मुझे मल्टीमीडिया की वाला कीबोर्ड लेना है, क्योंकि ये कीबोर्ड थोड़ा से महंगा होता है और फैसिलिटी इसमें थोड़ी सी अलग दी हुई होती है। इसमें मल्टीमीडिया की अलग से दिए हुए होते हैं। मल्टीमीडिया वाला कीबोर्ड परचेज करेंगे तो उसमें अलग से आपको होम, ईमेल, प्ले पॉज, बैकवर्ड फॉरवर्ड, वॉल्यूम प्लस माइनस, बैकलाइट सेटिंग वगैरह ये सारे बटन अलग से मिल जाते हैं। 14 बटन होते हैं, 14 बटन एक्स्ट्रा रहते हैं, इसीलिए इसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोला जाता है। तो चलिए मैं आपको इसके सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। जिस कीबोर्ड में मल्टीमीडिया सेक्शन नहीं रहेगा उस कीबोर्ड में ज्यादातर 104 बटन ही होते हैं। किसी किसी कीबोर्ड में 108 बटन पाए जाते हैं। जिस कीबोर्ड में ये न्यूमेरिक सेक्शन नहीं होता है उस कीबोर्ड में 87 बटन होते हैं। आप देखते होंगे किसी किसी कीबोर्ड में ये सेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ये नंबर वाले बटन होते हैं। उस कीबोर्ड में 87 बटन होते हैं। जिस कीबोर्ड में मल्टीमीडिया सेक्शन रहेगा उस कीबोर्ड में 5 सेक्शन होते हैं। आप इसे भाग भी बोल सकते हैं, 5 भाग होते हैं या 4 भाग होते हैं। यहां से लेकर के यहां तक जो की आप देख रहे हैं इन्हें मल्टीमीडिया की बोलते हैं। ये पहला सेक्शन होता है, आप इसे पहला भाग भी बोल सकते हैं। F1 से लेकर के F12 तक जो की आप देख रहे हैं इन्हें फंक्शन की बोलते हैं, ये दूसरा भाग होता है। यहां से लेकर के यहां तक जो की आप देख रहे हैं इन्हें अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं, ये तीसरा भाग होता है या तीसरा सेक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद में यहां से लेकर के यहां तक ये एरो बटन भी इसी में आता है और ये 2 बटन है प्रिंट स्क्रीन और स्क्रॉल लॉक, ये भी इसी में आते हैं। इन्हें कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं, ये चौथा भाग होता है। उसके बाद में यहां से लेकर के यहां तक जो की दिख रहे हैं इन्हें न्यूमेरिक की बोलते हैं, ये 5वां भाग होता है या 5वां सेक्शन बोल सकते हैं। अब मैं आपको एक एक की के बारे में बता देता हूँ। ये जितनी भी मल्टीमीडिया की हैं इनसे आप सॉन्ग प्ले पॉज कर सकते हैं, सॉन्ग फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं,
ये जो पहला बटन दिया हुआ है ये होम बटन है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, काम करते करते काफी आगे चले जाते हैं, उसके बाद में जहां से काम करना आपने स्टार्ट किया है वहां पे आने के लिए होम बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस कर देंगे तो आप जहां से काम करना स्टार्ट किए वहीं पे आ जाएंगे। इसे होम बटन बोलते हैं। उसके बाद में ये जो बटन दिया हुआ है इसके बगल में मेल का साइन बना हुआ है। अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट मेल का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इस बटन से आप मेल पढ़ सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। आपको मेल का एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इससे ओपन हो जाएगा। इसके बगल में ये जो बटन दिया हुआ है ये सॉन्ग या वीडियो प्ले करने के लिए होता है। इसके बगल वाला बटन वीडियो या सॉन्ग पॉज करने के लिए होता है। इससे सॉन्ग बैकवर्ड होगा, इससे सॉन्ग फॉरवर्ड होगा। ये दोनों बटन वॉल्यूम प्लस माइनस है। जिसमें वॉल्यूम के साथ में प्लस बना हुआ है इससे आवाज बढ़ती है, और जिसमें माइनस बना हुआ है इससे आवाज घटती है। इससे आवाज कम ज्यादा कर सकते हैं। ये जो साइन देख रहे हैं इससे आवाज म्यूट हो जाती है। अगर सॉन्ग चल रहा है इस बटन को प्रेस कर देंगे तो आवाज बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसके बगल में जो मॉनिटर का साइन दिख रहा है इसे प्रेस करेंगे और आप कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ में दूसरा मॉनिटर लगाया हुआ है इसको प्रेस करेंगे तो आपका डिस्प्ले इस मॉनिटर से दूसरे मॉनिटर में चला जाएगा। इसके बगल में जो साइन देख रहे हैं ये बटन को प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर या लैपटॉप स्लीप मोड में चला जाएगा। कंप्यूटर आपका ऑन रहेगा लेकिन डिस्प्ले नहीं दिखेगा। दोबारा डिस्प्ले लाने के लिए फिर से इसी बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले आ जाएगा। जिस तरह से आप फोन में देखते होंगे फोन की स्क्रीन बंद हो जाती है लेकिन फोन ऑन रहता है। जब फोन वगैरह आता है या आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले आ जाता है। सेम वही काम इस बटन का होता है। इसके बगल में आप सेटिंग का साइन देख रहे होंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे तो लैपटॉप या कंप्यूटर में डायरेक्ट सेटिंग ओपन हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको मल्टीमीडिया की सेक्शन के बारे में पता लग गया होगा। मैंने इसके बारे में एक एक बटन के बारे में आपको बता दिया है। अब मैं आपको फंक्शन की के बारे में डिटेल्स में बता देता हूँ। एक एक की के बारे में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये जो F1 की है ये हेल्प के लिए होता है। इससे किसी भी सॉफ्टवेयर या विंडो में हेल्प मेनू ओपन होता है। जैसे ब्राउजर यूज कर रहे हैं, MS वर्ड यूज कर रहे हैं या एक्सेल यूज कर रहे हैं, उस टाइम F1 बटन प्रेस करेंगे तो इससे हेल्प मेनू ओपन हो जाता है। F1 बटन हेल्प के लिए होता है। F2 बटन से रीनेम कर सकते हैं। जैसे आप किसी फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं, उस फोल्डर पे जाके इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप जो नाम चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। F1 हेल्प के लिए होता है। F2 रीनेम के लिए होता है। F3 सर्च के लिए होता है। इस बटन को प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में या किसी सॉफ्टवेयर में सर्च मेनू ओपन हो जाता है। इससे आप डायरेक्ट सर्च बार पे चले जाएंगे। F4 एड्रेस बार के लिए होता है। इससे आप एड्रेस पे चले जाएंगे। या क्लोज ऑप्शन होता है, इससे आप विंडो भी क्लोज कर सकते हैं। विंडो क्लोज करने के लिए ऑल्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ में F4 बटन प्रेस करेंगे तो जिस विंडो में आप काम कर रहे होते हैं वो विंडो क्लोज हो जाती है। F5 से रिफ्रेश होता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं। अगर राइट क्लिक करके रिफ्रेश के ऑप्शन पे जाके रिफ्रेश नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप F5 बटन प्रेस कर दीजिए, तब भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर रिफ्रेश होगा। ये सेम वही काम करता है। F6 ये कर्सर मूव एड्रेस बार होता है। इससे आप कर्सर मूव कर सकते हैं। F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए होता है। F8 सेफ मोड या बूट ऑप्शन के लिए होता है। F9 रिफ्रेश और रिकैलकुलेट के लिए होता है। F10 मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए होता है। F11 ब्राउजर या किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, इसको प्रेस करेंगे तो स्क्रीन फुल हो जाएगी। दोबारा प्रेस करेंगे तो स्क्रीन फिर से नॉर्मल हो जाएगी। F12 सेव एज या डेवलपर टूल्स के लिए होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको F1 से लेके F12 तक सभी की के बारे में जानकारी हो गई होगी। इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आप जब पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं तो इसके बारे में इतनी जल्दी जानकारी नहीं हो पाएगी। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इनके बारे में पता लग जाएगा कौन सी की किस जगह पे यूज की जाती है। चलिए अब बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक की सेक्शन की। ये जो ESC बटन देख रहे हैं इसे एस्केप बटन बोलते हैं। ये ज्यादातर बैक होने के लिए यूज होता है। शॉर्टकट में भी यूज होता है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट और ESC बटन एक साथ में प्रेस करेंगे तो टास्क बार ओपन हो जाएगा। इस तरह से ESC बटन कई जगह भी यूज होता है। और जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे होते हैं वहां भी बैक होने के लिए इस की का यूज होता है। इसे एस्केप की भी कहते हैं। ये जो 1 से लेकर 0 तक की देख रहे हैं इन्हें जब आप प्रेस करेंगे तो सिर्फ नंबर टाइप होंगे। इसके साथ में आप देख रहे होंगे स्पेशल की भी हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैश, $, बहुत सारी स्पेशल की दिख रही हैं। लेकिन ये बटन प्रेस करने पे सिर्फ नंबर टाइप होंगे। अगर आप स्पेशल की टाइप करना चाहते हैं तो ये नंबर के साथ में टाइप नहीं होंगे। स्पेशल की के लिए आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट बटन के साथ में नंबर की टाइप करेंगे तो नंबर टाइप नहीं होंगे, स्पेशल की टाइप होंगे। जैसे कि मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं MS वर्ड में आ गया हूँ। अब मैं नंबर की टाइप कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे नंबर टाइप हो रहे हैं। अगर शिफ्ट के साथ में यही नंबर की टाइप करूंगा तो नंबर नहीं टाइप होंगे, स्पेशल की टाइप होंगे। अब आप देख रहे होंगे
यहाँ पे स्पेशल की टाइप हो रहे हैं। शिफ्ट के साथ में 1 से लेके 0 तक कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो स्पेशल की टाइप होंगे। बिना शिफ्ट के इन नंबर को टाइप करेंगे तो सिर्फ नंबर टाइप होंगे। इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसके साथ में भी सिर्फ एक स्पेशल की टाइप होगा। अगर शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो जितने भी बटन के ऊपर स्पेशल की दिए हुए हैं एक एक करके सभी टाइप होंगे। उसके आगे यहाँ पे आप देखेंगे 2 की और दिए हुए हैं। बिना शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो एक स्पेशल की टाइप होगा और शिफ्ट के साथ में टाइप करेंगे तो दूसरा की भी टाइप होने लग जाएगा। इसके नीचे जो बटन दिए हुए हैं इन्हें अल्फाबेटिक की बोलते हैं। ये की ए से लेके जेड तक होते हैं और ये रेंडमली होते हैं। इन्हें क्वेटी कीबोर्ड भी बोलते हैं। ये रेंडमली इसलिए दिए हुए होते हैं ताकि टाइपिंग आसान हो। ये की सीरियल वाइज नहीं होते हैं। टाइपिंग फास्ट करने के लिए इन्हें रेंडमली दिया हुआ होता है। अब मैं इसकी भी टाइपिंग करके दिखा रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको टाइप बटन के बारे में बता देता हूँ। टाइप बटन का क्या काम होता है। जैसे मैंने अपने पीसी में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने कुछ सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद में मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कर्सर किस तरह से मूव होता है। टैब बटन प्रेस करने से कर्सर एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिक मूव होता है, स्लाइड नहीं होता है। टैब बटन सिलेक्शन एरिया को एक एक करके डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेता है और सीरियल वाइज सिलेक्ट करता है। आप देख रहे होंगे मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, पेज अप डाउन भी हो रहा है और साथ में ऑप्शन भी सिलेक्ट हो रहे हैं। टैब बटन का यही काम होता है। शॉर्टकट की में भी इसे यूज किया जाता है। आपको टैब बटन के बारे में भी समझ आ गया होगा। टैब बटन क्रोम ब्राउजर पे भी यही काम करता है और ऑफलाइन कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उस पे भी यही काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह पे कर्सर को मूव करता है। इसके नीचे आप देख रहे होंगे कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का काम क्या होता है, ये जो अल्फाबेटिक की दिए हुए होते हैं अगर इन्हें टाइप करेंगे तो ये स्मॉल में टाइप करेंगे। जैसे कि मैं अभी टाइपिंग करके दिखा रहा हूँ। मैं MS वर्ड पे आ गया हूँ। अभी आप देख रहे होंगे मैं यहाँ टाइपिंग कर रहा हूँ तो स्मॉल लेटर में टाइपिंग हो रही है। अब आप चाहते हैं ये सारी टाइपिंग कैपिटल लेटर में हो। कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप लगातार कैपिटल लेटर में टाइपिंग करना चाहते हैं तो कैप्स लॉक को प्रेस कर दीजिए। जैसे कैप्स लॉक बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर जाएगी, यहाँ पे लाइट जलती हुई दिखेगी। इसका मतलब कैप्स लॉक ऑन हो गया है। अगर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में टाइप करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ टाइप कर सकते हैं। शिफ्ट बटन प्रेस करके टाइपिंग करेंगे तो जब तक शिफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे तब तक टाइपिंग कैपिटल में होगी। मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे स्मॉल लेटर में टाइपिंग हो रही है। शिफ्ट बटन प्रेस कर दिया हूँ। शिफ्ट बटन प्रेस करके टाइपिंग करूंगा तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में टाइपिंग होगी। जब तक शिफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे तब तक कैपिटल लेटर में टाइपिंग होगी। शिफ्ट बटन जैसे ही छोड़ देंगे स्मॉल लेटर में टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मुझे शिफ्ट बटन नहीं प्रेस करना है, कंटिन्यू कैपिटल लेटर में टाइपिंग करना है तो कैप्स लॉक बटन प्रेस कर दीजिए। कैप्स लॉक बटन जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे लाइट जल जाएगी। इसके बाद आप टाइपिंग करेंगे तो बिना शिफ्ट बटन प्रेस किए टाइपिंग कैपिटल लेटर में होगी। अब मैंने कैप्स लॉक बटन ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो सारी टाइपिंग कैपिटल लेटर में हो रही है। जब तक कैप्स लॉक बटन ऑन रहेगा तब तक टाइपिंग कैपिटल लेटर में होगी। जिस टाइम कंटिन्यू कैपिटल लेटर में टाइपिंग हो रही है उस टाइम शिफ्ट के साथ में कोई भी की प्रेस करेंगे तो स्मॉल लेटर में टाइपिंग होगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन है, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो सारी टाइपिंग कैपिटल लेटर में हो रही है। अब मैंने शिफ्ट बटन प्रेस कर लिया है। अब टाइपिंग कर रहा हूँ तो सारी टाइपिंग स्मॉल लेटर में होने लगी है। अगर कंटिन्यू टाइपिंग स्मॉल में हो रही है उस टाइम शिफ्ट के साथ में टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग कैपिटल में होगी। अगर कंटिन्यू टाइपिंग कैपिटल में हो रही है शिफ्ट के साथ में टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग स्मॉल में होगी। यानी कि इसका अपोजिट होगा। एक बार प्रेस करेंगे तो कैपिटल में होगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो स्मॉल में होगा। इसके नीचे आप देख रहे होंगे कंट्रोल की। कंट्रोल की का ज्यादातर यूज शॉर्टकट में होता है। जैसे कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, जितना फाइल सिलेक्ट रहेगा सारा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, यानी कि एक फाइल दूसरी जगह कॉपी हो जाएगी। जैसे मैं अभी कंट्रोल के साथ में ए बटन प्रेस करता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ क्या होता है। अभी मैंने कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जितनी फाइल हमने यहाँ पे टाइप किया था सारी एक ही बार में सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ इन्हें डिलीट करने के लिए तो यहाँ पे डिलीट बटन दिया हुआ है। जैसे डिलीट बटन प्रेस करेंगे सारी की सारी फाइल एक ही बार में डिलीट हो जाएंगी। अब आप चाहते हैं ये जो फाइल हमने डिलीट कर दिया इन्हें वापस ले आऊँ
तो Ctrl+Z टाइप कर दीजिए, फाइल वापस हो जाएंगी, फिर से वहीं आ जाएंगी जहां पर थी। जैसे इन सभी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो Ctrl+A कर दीजिए, सारी फाइल सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद में Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए। अब आप चाहते हैं इन्हें मैं पेस्ट कर दूं, यानी कि इनका डुप्लीकेट बना दूं, तो फिर से Ctrl+V प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं जो फाइल ऊपर थी वही फाइल नीचे आ गई हैं। कंट्रोल का यही काम होता है, ज्यादातर इस की को शॉर्टकट में यूज किया जाता है। इसके बाद में विंडो की के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस की को विंडो की बोलते हैं। इससे स्टार्ट मेनू ओपन होता है। जैसे कि मैं अभी इस विंडो को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं स्टार्ट मेनू ओपन हो रहा है। यानी कंप्यूटर या लैपटॉप में जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ से उनकी लिस्ट आ जाती है। सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन होते हैं। एक बार प्रेस करेंगे तो इनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर से ये मेनू हट जाएगा। विंडो की का यही काम होता है, मेनू बार इससे ओपन होता है। विंडो की को भी शॉर्टकट में यूज किया जाता है। जैसे विंडो के साथ R प्रेस करेंगे तो इसका सर्च बार ओपन हो जाएगा। जैसे मैं विंडो के साथ R प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बार ओपन हो गया है। यहाँ पे आप जो टाइप करना चाहते हैं टाइप करके सर्च कर सकते हैं। सिर्फ विंडो की प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन होगा। विंडो के साथ में दूसरी की प्रेस करेंगे तो इसका शॉर्टकट ओपन होता है। जिस तरह से ये कंट्रोल की यूज होती है उसी तरह से ऑल्ट की यूज होती है। ऑल्ट के साथ में F4 बटन प्रेस करेंगे, यानी कि जितने भी पेज आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन हुए होते हैं ऑल्ट के साथ में F4 प्रेस करेंगे तो सारे पेज क्लोज हो जाएंगे। जब सारे पेज क्लोज हो जाएंगे उसके बाद में Alt+F4 बटन प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। ऑल्ट की का भी यही काम होता है, ज्यादातर शॉर्टकट में यूज होता है। दोस्तों अब मैं आपको इस की के बारे में बताता हूँ। इसे स्पेस बार बोलते हैं। जब हम टाइपिंग करते होते हैं बीच में स्पेस देना रहता है तब इस की को प्रेस किया जाता है। मैं आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब बीच में एक गैप देना है। गैप देने के लिए इस बटन को यूज किया जाता है। जब इसको प्रेस करेंगे तो बीच में गैप हो जाएगा। इस बटन का यही काम होता है, बीच में स्पेस देता है। जैसे कि मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ, ये गैप देते हुए चला जा रहा है। इसके आगे टाइप करेंगे, जितने बार प्रेस करेंगे उतने बार ये स्पेस छोड़ता जाएगा। टाइपिंग में इसको प्रेस करने से गैप होता है, इसका यही काम होता है। आपको स्पेस बटन के बारे में पता लग गया होगा, इसे स्पेस बार बोलते हैं। फिर से आपको यहाँ पे ऑल्ट की दिखेगी, इसे भी ऑल्ट की बोलते हैं, इसे भी ऑल्ट की बोलते हैं। दोनों का काम सेम होता है। ये भी शॉर्टकट में यूज होता है, ये भी शॉर्टकट में यूज होता है। इसके बगल में यहाँ पे आपको कंट्रोल की दिखेगी, यहाँ पे कंट्रोल की दिखेगी। दोनों का काम सेम होता है। ये दो इसलिए दिए हुए होते हैं, जब हम टाइपिंग करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ये की दिए हुए होते हैं। टाइपिंग करते समय फास्ट टाइपिंग के लिए डबल की दिया हुआ है, ताकि जब आपको ऑल्ट की जरूरत पड़े, कंट्रोल की जरूरत पड़े, दोनों तरफ से आपको ये की मिल जाए, क्योंकि ये शॉर्टकट में यूज होते हैं। इनसे काम बहुत जल्दी हो जाता है। ये जो की देख रहे हैं इसका काम माउस के राइट क्लिक का होता है। जैसे कि मैं माउस का राइट बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन आ रहे हैं। सेम वही काम इस बटन का होता है। इस बटन को प्रेस करेंगे तो माउस का राइट क्लिक हो जाता है, इससे ऑप्शन आ जाते हैं। जिस फोल्डर पे, जिस ऑप्शन पे जाएंगे, जिस फाइल पे जाएंगे, उस पे जाके इस बटन को प्रेस करेंगे तो उसके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सेम वही काम करता है जो माउस का राइट बटन काम करता है। डिलीट बटन का काम होता है किसी फाइल को डिलीट करने के लिए। जैसे कि मैं कोई फाइल डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ये फाइल ओपन कर लिया है। आप चाहते हैं इसमें से ये फोटो डिलीट हो जाएं तो इन्हें सिलेक्ट कर लीजिए। इन्हें एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट होंगे। कंट्रोल की के साथ में प्रेस करेंगे तो जब तक कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे तब तक सारी फाइल सिलेक्ट होंगी। उसके बाद में डिलीट की प्रेस करेंगे तो सारी की सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी। अभी मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ। जितनी फाइल मैंने सिलेक्ट किया हुआ था सारी फाइल डिलीट हो गई है। डिलीट बटन का काम यही होता है, फाइल को डिलीट करने के लिए यूज होता है। यहाँ भी मैंने जो टाइपिंग किया है Ctrl+A से ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ। सारी फाइल एक बार में डिलीट हो गई हैं। दोस्तों डिलीट बटन का काम यही होता है, इससे फाइल को डिलीट किया जाता है। उसके बाद में ये जो बटन दिख रहे हैं इनमें से दूसरा की टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट बटन यूज करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ में इन्हें प्रेस करना है, तभी दूसरा स्पेशल की आप यूज कर सकते हैं। शिफ्ट की नहीं प्रेस करेंगे तो सिर्फ एक स्पेशल की यूज कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा होगा, इसे इंटर बटन बोलते हैं। इसका काम होता है एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाने के लिए या इंटर करने के लिए। ये ओके का भी काम करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइपिंग किया, इंटर बटन प्रेस कर दिया। आप देख सकते हैं एक लाइन से डायरेक्ट दूसरी लाइन में आ गए हैं। इस तरह से टाइपिंग करेंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिक कर्सर आ जाएगा। ये काम इंटर बटन का होता है। ये जो बटन देख रहे हैं इसे बैक स्पेस बोलते हैं। इसका काम होता है टाइपिंग को कट करने के लिए। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ गलत हो गया या आप उसे कटिंग करना चाहते हैं
तो इस बटन को प्रेस कीजिए। जो आपने टाइपिंग किया है इससे उसकी कटिंग हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको टाइपिंग करके इस बटन को प्रेस करके दिखाता हूँ इसका क्या काम है। जैसे कि हमने टाइपिंग किया, टाइपिंग किए हुए लेटर इससे डिलीट होते हैं, इसीलिए इसको बैक स्पेस बोलते हैं। जो आपने टाइपिंग किया है इससे डिलीट हो जाता है। एक करके डिलीट कर सकते हैं। अगर इकट्ठा डिलीट करना है तो Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, सारे लेटर इकट्ठा डिलीट हो जाएंगे। या बैक स्पेस बटन को प्रेस करके रखिए, कंटिन्यू प्रेस करके रखिए, सारी फाइल एक एक करके डिलीट हो जाएंगी। दोस्तों उम्मीद है आपको अल्फा न्यूमेरिक की सेक्शन के बारे में, सभी की के बारे में आपको पता लग गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कीबोर्ड के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ले सकें। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। आपके पास जो क्वेश्चन है कमेंट में कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं कर्सर कंट्रोल की तरफ। आपको बताता हूँ ये की कहाँ पे यूज की जाती हैं। आपको मैंने पहले बताया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि जो बीच की आती हैं ये दो की भी इसी में आएंगी। इनकी भी गिनती कर्सर कंट्रोल की में होती है। इनके बारे में मैं एक करके डिटेल्स में जानकारी देने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको प्रिंट स्क्रीन की के बारे में बता देता हूँ। ये जो प्रिंट स्क्रीन की है इसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज किया जाता है, और जिस पेज पे आप काम कर रहे होते हैं उस पेज का प्रिंट निकालना है। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट है, प्रिंट निकालना चाहते हैं, तब भी इस बटन को प्रेस करेंगे। यानी कि ये बटन प्रिंटिंग के लिए भी यूज होता है और स्क्रीनशॉट के लिए भी यूज होता है। मैं आपको इस बटन को प्रेस करके दिखाता हूँ इस बटन को किस तरह से यूज किया जाता है। आप ब्राउजर पे काम कर रहे होते हैं या किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, उसमें से किसी पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो डायरेक्ट प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस कर दीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आपको मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहा हूँ। इसे प्रिंट स्क्रीन बटन बोलते हैं। इसमें प्रिंट स्क्रीन लिखा हुआ है, सभी कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन ही लिखा रहता है। अभी मैंने प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस कर दिया है, आप देख सकते हैं इस तरह की विंडो आ गई है। मुझे जैसे इतने पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, मैं नहीं चाहता हूं कि फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आए, तो कर्सर को इसके सामने ले जा करके इस तरह से स्लाइड कर दीजिए। उसके बाद में माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ दीजिए, स्क्रीनशॉट होके आपके कंप्यूटर में चला जाएगा। अगर फुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्रिंट स्क्रीन बटन फिर से प्रेस कर दीजिए, फिर से उसी तरह का ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए, फुल पेज का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इसे देखने के लिए दिस पीसी पर जाएं, पिक्चर पर क्लिक करें, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने अभी 2 स्क्रीनशॉट लिया था। एक आधे पेज से स्क्रीनशॉट लिया था, वो ये दिख गया है, और एक फुल पेज का स्क्रीनशॉट लिया था, वो ये आ गया है। जिस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्रिंट बटन प्रेस कर दीजिए। जितने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फुल स्क्रीन पे जाके वहां से भी क्लिक करके फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन का ये काम होता है, इससे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए। आपको प्रिंट बटन भी समझ में आ गया होगा, प्रिंट बटन किस लिए होता है, ये क्या काम करता है। इसके बगल में आप देख रहे होंगे स्क्रॉल लॉक है। ये बटन किसी भी पेज को अप डाउन होता है तो उसे लॉक कर देता है, बट इस बटन को ज्यादातर एक्सेल में यूज किया जाता है। आप किसी ब्राउजर या सॉफ्टवेयर में अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो वहां ये काम नहीं करेगा, ये एक्सेल में काम करता है। आपको बताता हूं मैं एक्सेल में किस तरह से काम करता है। एक्सेल में काम कर रहे हैं, अगर आप सेल को लॉक करना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस कर दीजिए, इससे सेल लॉक हो जाता है। मैंने भी MS एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं J और 10 इन दोनों के सामने सेल रुका हुआ है। अगर आप यहाँ पे कोई काम कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं मैं इस सेल को लॉक कर दूं, तो इस जगह पे ये बटन काम में आता है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, J और 10 के सामने ये सेल रुका हुआ है। अब मैं स्क्रॉल लॉक बटन प्रेस कर रहा हूँ, मैंने स्क्रॉल लॉक बटन प्रेस कर दिया है। आप यहाँ पे ध्यान देना, जहाँ पे सीट 1 लिखा हुआ है, स्क्रॉल लॉक बटन प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल लॉक लिख के आ गया है। अब ये सेल यहाँ पे लॉक हो गया है, यहाँ से आगे पीछे नहीं होगा। आप एरो की प्रेस करेंगे तो ये J और 10 के सामने ही रहेगा, ये मूव नहीं करेगा यहाँ से। जैसे कि मैं अभी एरो बटन प्रेस कर रहा हूँ, आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जहां भी मूव करेगा वहां पे J और 10 को साथ में लेके जाएगा। आप देख सकते हैं 11 के ऊपर 10 चला गया, 9 के ऊपर चला गया, 8 के ऊपर चला गया। जब ये सेल मूव करेगा तो साथ में जहां पे आपने लॉक किया है वहां पे कॉलम और रो को दोनों को साथ में लेके जाएगा। इसका मतलब ये लॉक है। अब आप चाहते हैं इसे मूव करने के लिए तो फिर से स्क्रॉल लॉक बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे फिर से आप ध्यान दीजिए, स्क्रॉल लॉक बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ से ये ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ से स्क्रॉल लॉक हट गया है। अब कर्सर की से आप इसे जहां भी लेके जाएंगे
ये आसानी से मूव कर जाएगा। स्क्रॉल लॉक बटन का यही काम होता है। ये किसी ब्राउजर या सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करता है, ज्यादातर एक्सेल में ही यूज किया जाता है। अब मैं आपको इंसर्ट की के बारे में बता रहा हूँ। ये की कहाँ पे यूज होती है। इंसर्ट की ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होती है। आपको मैं इसे बताता हूँ किस तरह से यूज किया जाता है। मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंसर्ट की का काम क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे कोहली लिखा हुआ है, हमने इसे सिलेक्ट किया, बैक स्पेस की प्रेस कर दिया या डिलीट की प्रेस कर दिया, डायरेक्ट एक ही बार में डिलीट हो गया। यहाँ पर आप चाहते हैं मुझे इसे सिलेक्ट नहीं करना है और ना ही डिलीट करना है, मैं इसी वर्ड के ऊपर टाइपिंग करूँ। मैं जो टाइपिंग करूं वो वर्ड टाइप होता रहे, जो लिखा हुआ वो इरेज होता रहे। इंसर्ट बटन का ये काम होता है। इसके लिए आपको ऑफिस बटन पे जाना है, वर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एडवांस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको दिखेगा यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल अदर टाइप मोड। इस बॉक्स को टिक मार करके सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो कोहली लिखा हुआ है इसकी जगह पे मेरा नाम टाइप हो जाए, तो कर्सर को लाके यहाँ पे छोड़ दीजिए, उसके बाद में इंसर्ट की प्रेस कर दीजिए। अब मैं अपना नाम टाइप करता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर रहा हूं तो आप देखेंगे मेरा नाम टाइप होगा और जो कोहली लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक इरेज होता चला जाएगा। आप देख रहे हैं मैं अपना नाम टाइप कर रहा हूं और यहाँ पे जो कोहली लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया है। इंसर्ट बटन का यही काम होता है। अगर आप इंसर्ट बटन यहाँ से ऑन करके रखेंगे तो जब भी आपको करेक्शन करना है उस पर डायरेक्ट क्लिक करके टाइपिंग कर सकते हैं। जो पहले का टाइप किया हुआ है वो डिलीट हो जाएगा और जो आप करंट में टाइप करेंगे वो टाइप होता चला जाएगा। इंड बटन और होम बटन, इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। ये दोनों बटन किस जगह पे यूज होते हैं। मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहते हैं टाइप करके सर्च कर सकते हैं, या जो भी आप काम कर रहे हों, आप ब्राउजर पे या सॉफ्टवेयर पे जो भी काम कर रहे होते हैं उस पे होम पोजीशन में आने के लिए और एंड में जाने के लिए इस बटन को यूज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसे सर्च कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये काफी लंबा पेज ओपन हो गया है। अब मैं चाहता हूँ पेज के सबसे लास्ट में जाने के लिए, तो मुझे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट में जाने के लिए इंड बटन प्रेस कर दीजिए। मैं इंड बटन प्रेस करने जा रहा हूँ। मैंने इंड बटन प्रेस कर दिया। आप देख सकते हैं ये कर्सर बिल्कुल लास्ट में आ गया है। अब फिर से होम पेज पे आने के लिए होम बटन प्रेस कर दीजिए। होम बटन प्रेस करेंगे तो जहां पे आप पहले थे उसी जगह पे आ जाएंगे। आपको फिर से मैं एक बार होम और इंड बटन प्रेस करके दिखा देता हूँ। जहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं ये होम पेज होता है। लास्ट में जाने के लिए इंड बटन प्रेस कर दीजिए। जैसे इंड बटन प्रेस करेंगे बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। आप इस कर्सर को ध्यान देना। अब मैं होम बटन प्रेस कर रहा हूं तो ये कर्सर देखना बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाएगा। इंड बटन प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। होम और इंड बटन का यही काम होता है। इंड से आप सबसे इंड वाले पेज पे चले जाएंगे। होम से आप स्टार्टिंग में जहां से काम करना स्टार्ट किया है वहीं पे पहुंच जाएंगे। आपको इन दोनों बटन के बारे में पता लग गया होगा, ये बटन कहाँ पे यूज किया जाता है। अब बारी आती है पेज अप और पेज डाउन बटन की। इन दोनों बटन के बारे में आपको बताता हूँ ये क्या काम करते हैं। पेज अप और पेज डाउन इन दोनों बटन का भी वही काम होता है। फर्क सिर्फ इतना है, इंड बटन प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट एंड में चले जाएंगे, बीच में आप कहीं नहीं रुकेंगे। होम बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट होम पेज पे चले जाएंगे, बीच में आप कहीं नहीं रुकेंगे। लेकिन इन दोनों बटन को प्रेस करेंगे, ऊपर को जाएंगे तो ये डायरेक्ट पेज ऊपर नहीं जाएगा, बीच में स्क्रॉल होते हुए जाएगा। पेज अप बटन प्रेस करेंगे तो पेज स्क्रॉल होते हुए चलेगा। पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे तो भी पेज स्क्रॉल होते हुए चलेगा। एक बार फिर से मैं आपको इन चारों बटन के बारे में बता देता हूँ। इंड बटन प्रेस करेंगे, अगर आप होम पेज पे हैं तो डायरेक्ट इंड पर चले जाएंगे। होम बटन प्रेस करेंगे, अगर आप इंड में हैं तो डायरेक्ट होम पे आ जाएंगे। उसी तरह से पेज अप और पेज डाउन दोनों का काम होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इंड और होम एक ही बार में ऊपर नीचे कर देते हैं। पेज अप और पेज डाउन ये रेंडमली पेज को अप डाउन करते हैं। आप प्रैक्टिकल कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा ये किस तरह से काम करते हैं। डिलीट बटन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। डिलीट बटन किस लिए होता है, क्या काम करता है। डिलीट बटन का काम होता है फाइल को डिलीट करने के लिए या टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। इसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे। उसके बाद में मैं आपको कर्सर की के बारे में बता देता हूँ। ये जो चार बटन आप देख रहे हैं
इन्हें कर्सर की बोलते हैं। इस बटन में जो एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है इसे एरो अप बटन बोलते हैं। जो एरो नीचे की तरफ बना हुआ है इसे एरो डाउन बटन बोलते हैं। जो एरो साइड की तरफ बना हुआ है इस बटन को एरो लेफ्ट बटन बोलते हैं। जो एरो दूसरी साइड में बना हुआ है इस बटन को एरो राइट बटन बोलते हैं। इन चारों का काम क्या होता है इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये सेल सेंटर में है, मैं इसे ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो एरो अप वाला बटन प्रेस कीजिए, ये ऊपर को जाएगा। जितने बार आप बटन प्रेस करेंगे उतने बार ऊपर को जाता रहेगा। इसे नीचे लेकर आना चाहते हैं तो एरो डाउन वाला बटन प्रेस कीजिए, ये नीचे को आएगा। जितने बार बटन प्रेस करेंगे उतने बार नीचे को आएगा। राइट साइड में लेके जाना चाहते हैं तो एरो राइट वाला बटन प्रेस कीजिए, ये राइट को जाएगा। लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाला बटन प्रेस कीजिए, ये लेफ्ट को जाएगा। एरो की का यही काम होता है, किसी भी चीज को अप डाउन लेफ्ट राइट करना। आपको इन चारों की के बारे में भी पता लग गया होगा इन की का क्या काम होता है। अब बारी आती है न्यूमेरिक की सेक्शन के बारे में। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इस बटन के ऊपर नम लॉक लिखा हुआ है, इसका मतलब न्यूमेरिक लॉक होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 0 से लेकर के 9 तक की दी हुई है। इन की का भी वही काम होता है जो ये की काम करती हैं। आप यहाँ से नंबर टाइप कर दीजिए चाहे यहाँ से नंबर टाइप कर दीजिए, काम दोनों का सेम है। फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे आपको नम लॉक का बटन दिखेगा, इसे न्यूमेरिक लॉक भी बोलते हैं। अगर इस बटन को आप प्रेस कर देंगे तो ये बटन काम नहीं करेंगे। 0 से लेकर 9 तक ये बटन कोई भी काम नहीं करेंगे। जब इस बटन को अनलॉक करेंगे यानी कि इसे प्रेस करेंगे तब ये सारे बटन काम करेंगे। लेकिन इन बटन में ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट काम करते हैं, इनका कोई न्यूमेरिक लॉक बटन नहीं होता है, ये न्यूमेरिक बटन का लॉक होता है। इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो ये लाइट यहाँ पे जल जाएगी। अगर आप चाहते हैं मुझे ये बटन यूज में नहीं लेना है तो इस बटन को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में ये 0 से लेकर 9 तक ये बटन काम नहीं करेंगे। आपको मैंने इसके पहले जो इन बटन के बारे में बता दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन बटन का काम ये बटन भी करते हैं, लेकिन इसके लिए ये न्यूमेरिक लॉक लगा रहना चाहिए। अगर न्यूमेरिक लॉक लगा हुआ है तो आप इन बटन का यूज एरो की तरह यूज कर सकते हैं। जिस तरह से ये बटन काम करते हैं उसी तरह से ये बटन भी काम करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 8 2 4 6 इनके सामने एरो का साइन बना हुआ है। जैसे यहाँ पे एरो का साइन बना हुआ है, आप यहाँ पे एरो का साइन देख लीजिए और यहाँ भी एरो का साइन देख लीजिए, सेम उसी तरह साइन बना हुआ है। ये बटन भी वही काम करते हैं जो ये बटन काम करते हैं, इनका भी काम वही है, लेकिन तभी ये काम करेंगे जब न्यूमेरिक लॉक लगा रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो लाइट जल रही है ये बंद रहेगी, तब आप इनसे भी एरो की का काम ले सकते हैं। लॉक नहीं लगा हुआ है, लॉक ओपन है, यहाँ पे लाइट जल रही है, तब ये एरो की का काम नहीं करेंगे। आपको एरो की का काम इसी से करना पड़ेगा। यहाँ पे होम बटन दिया हुआ है और 7 नंबर पे भी होम बटन दिया हुआ है। यहाँ भी पेज अप बटन दिया है, यहाँ पेज अप 9 नंबर पे दिया हुआ है। यहाँ पेज डाउन बटन दिया हुआ है और यहाँ पेज डाउन 3 नंबर पे दिया हुआ है। यहाँ पे इंड बटन दिया हुआ है, यहाँ 1 नंबर पे इंड बटन दिया हुआ है। आपको इसके पहले जो मैंने इन बटन के बारे में बता दिया है सेम वही काम ये बटन भी करेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेक्शन न्यूमेरिक सेक्शन में आता है, लेकिन जब आप न्यूमेरिक बटन प्रेस कर देंगे तो सिर्फ 0 से 9 तक यही की लॉक होंगे। डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस, इंटर और डेल, ये सारे बटन लॉक नहीं होंगे, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही लॉक होंगे। लॉक लगने के बाद भी आप इन बटन को यूज में ले सकते हैं। ये जो बटन है इन्हें ज्यादातर कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। जब आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो तब आप इन बटन को यूज कर सकते हैं। इनके साथ साथ में इनके बगल में ही नंबर की रहेंगे, इन्हें भी यूज कर सकते हैं। वैसे भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ से नंबर टाइप करने में बहुत आसानी होती है। यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगता है टाइप करने में, लेकिन यहाँ पे पास में ही है इसलिए टाइपिंग फास्ट हो जाती है। इस सेक्शन को कैलकुलेटर के हिसाब से बनाया गया है। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सभी की आपको यहीं पे मिल जाएंगी, यहीं से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कैलकुलेटर ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब मुझे प्लस माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी करना है यहीं से कर सकते हैं। आप जो भी प्लस माइनस डिवाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसका ये काम होता है। यहाँ से भी इंटर प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से भी इंटर प्रेस कर सकते हैं, दोनों का काम सेम होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको न्यूमेरिक की सेक्शन के बारे में भी पता लग गया होगा। यहाँ पे जो 3 लाइट दिख रही हैं, जो पहली लाइट दिख रही है ये न्यूमेरिक लॉक बटन से इंडिकेट होती है। जब आप इसको प्रेस करेंगे इस सेक्शन में लॉक लगेगा तो यहाँ पे लाइट दिखेगी, यानी कि लाइट जलती हुई दिखेगी। जो दूसरी लाइट दिख रही है कैप्स लॉक बटन प्रेस करेंगे तब ये लाइट इंडिकेट होगी। और जो तीसरी लाइट है जब स्क्रॉल लॉक बटन प्रेस करेंगे
तब ये लाइट इंडिकेट होगी। ये साइन के लिए होता है, आपको इससे ये पता लग जाता है लॉक लग चुका है। यहाँ पे 3 इंडिकेटर लाइट हैं और तीनों का काम अलग अलग होता है। दोस्तों उम्मीद है कीबोर्ड के बारे में हमने 5 सेक्शन के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाएं, इससे हौसला बढ़ता है। वीडियो इससे भी ज्यादा अच्छी लाने की कोशिश करता हूं। कमेंट भी करें और लाइक भी करें ताकि मैं इससे भी अच्छी वीडियो बना सकूं। सबसे पहले मैं आपको माउस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये कर्सर का काम करता है, इससे कर्सर मूव होता है। इसके नीचे सेंसर लगा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसर लगा हुआ है, इसकी लाइट ब्लिंक करती है। इस सेंसर की वजह से कर्सर मूव करता है। जब ये पैड के ऊपर यानी माउस पैड के ऊपर रखेंगे, माउस को मूव करेंगे तो साथ में कर्सर मूव होता है। आप कर्सर को देख रहे होंगे, कर्सर मूव कर रहा है। मैं यहाँ से माउस मूव कर रहा हूँ तो कर्सर भी मूव करता है। ये सारा काम इस सेंसर की वजह से होता है। इसके पहले जो माउस आते थे वो मैकेनिकल माउस होते थे। सेंसर की जगह पे यहाँ पे व्हील लगी होती थी, यानी कि बॉल होते थे। वो बॉल जब मूव करते थे तो साथ में कर्सर मूव करता था। वो माउस इतना स्ट्रांग नहीं होते थे। उसके बाद में ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इन्हें ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। ये सेंसर वाले होते हैं, इनमें व्हील नहीं होती है और काफी स्पीड है इनकी। पहले के माउस में इतनी स्पीड नहीं होती थी। पहले के जो माउस होते थे वो PS2 माउस होते थे, उनका कनेक्टर इस तरह से होता था। अब के जो माउस आ रहे हैं USB वाले माउस आ रहे हैं, इन्हें USB पोर्ट में कहीं भी लगा दीजिए, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वायरलेस माउस भी आ गए हैं, यानी कि उनमें वायर नहीं होता है, बिना वायर के होते हैं, वायरलेस काम करते हैं। उसके साथ में एक डोंगल होता है, उसे रिसीवर बोलते हैं। उस रिसीवर को आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में या टीवी में कहीं भी USB पोर्ट में लगा दीजिए और आपका माउस काम करना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे माउस आते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं, उन्हें चार्ज किया जाता है। और बहुत सारे माउस आते हैं उनमें बैटरी लगती है, बैटरी अलग से लगाई जाती है। बैटरी की लाइफ काफी होती है। अगर एक बार आप बैटरी रिप्लेस कर देंगे तो लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी निकाल देते हैं। वायर्ड माउस की अपेक्षा वायरलेस माउस काफी अच्छे होते हैं, उनमें तार वगैरह का झंझट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा से महंगे आते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये माउस वायर्ड है, ये तार वाला माउस है। मैं आपको वायरलेस माउस भी दिखा देता हूँ किस तरह के होते हैं। आप देख सकते हैं ये वायरलेस माउस हैं, इनके अंदर वायर नहीं होता है और इनके साथ में ये थोड़ा सा रिसीवर होता है। इसे लैपटॉप में लगा दीजिए या कंप्यूटर में कहीं भी लगा दीजिए। जब इसे आप USB पोर्ट में लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके नीचे भी सेंसर लगा हुआ होता है और इसमें बैटरी लगी हुई होती है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर इस तरह से बैटरी लगी रहती है, इसीलिए इसे वायरलेस माउस बोला जाता है। इसमें बैटरी रिप्लेस होती है। इस माउस का भी काम सेम वही होता है जो इस माउस का होता है। फर्क सिर्फ इतना ही, ये वायर्ड माउस है, ये तार के थ्रू चलता है और ये वायरलेस है, ये बैटरी के थ्रू चलता है। इसके साथ में ये छोटा सा रिसीवर मिलता है, इसे कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाया जाता है। इसके थ्रू ये डिवाइस काम करता है, यानी कि ये माउस काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस माउस के बारे में आपको बताता हूँ कौन कौन से बटन होते हैं, कौन सा बटन क्या काम करता है। जो स्टैंडर्ड माउस होते हैं उनमें ज्यादातर आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप ये माउस देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड माउस है, इसमें 3 बटन है। जो राइट साइड का बटन है इसे राइट बटन बोलते हैं और जो लेफ्ट साइड का बटन है इसे लेफ्ट बटन बोलते हैं। जो बीच में आप व्हील देख रहे हैं इसे स्क्रॉल बटन बोलते हैं। इससे पेज अप डाउन होता है। अगर आप इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे यानी घुमाएंगे तो पेज ऊपर को जाएगा, अगर नीचे की तरफ घुमाएंगे तो पेज नीचे को आएगा। अगर आप इसे प्रेस कर देंगे, इसके नीचे भी बटन लगा रहता है। उसके बाद में आप माउस को नीचे रख के सिर्फ माउस को मूव करेंगे तो आपका पेज अप डाउन करेगा, यानी कि आपको स्क्रॉल बटन घुमाने की जरूरत नहीं है, इसे मूव करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप इस बटन को प्रेस कर देंगे तो यानी कि जो स्क्रॉल बटन है इसे प्रेस कर देंगे तो आपको इसे घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ माउस को मूव करते रहिए, पेज अपने आप अप डाउन होगा। अब मैं आपको लेफ्ट बटन के बारे में बता देता हूँ। ये बटन कब यूज किया जाता है, इसका काम क्या होता है। जो लेफ्ट बटन होता है इसे आप ओके बटन भी बोल सकते हैं, ये ओके का काम भी करता है। और ये जो राइट बटन होता है इसे ऑप्शन बटन बोल सकते हो, इससे ऑप्शन इनेबल होते हैं। जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हो बहुत सारे आइकन है, मुझे किसी भी आइकन को ओपन करना है तो माउस से कर्सर को आइकन के ऊपर लेके जाना है। उसके बाद में लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करना है, यानी कि डबल क्लिक करना है। जैसे कि मुझे आप देख रहे हैं मेरी फिंगर लेफ्ट बटन पे है, इसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, 2 बार क्लिक कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया है। डिस्प्ले पर आप जब आइकन ओपन करेंगे तो डबल क्लिक जल्दी जल्दी करना है, तभी आइकन ओपन होंगे। अगर आप नए हैं, आपको डबल क्लिक करके आइकन ओपन करना नहीं आता है तो कर्सर को आइकन पे लेके जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यानी कि इस बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे इस आइकन के साथ जितने ऑप्शन होंगे सारे इनेबल हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। उसके बाद में कर्सर को नीचे की तरफ लेके आइए, यहाँ पे लिखा रहेगा ओपन, ओपन पे ले आइए। ओपन पे लाने के बाद में लेफ्ट बटन प्रेस कर दीजिए, यानी कि इस बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, यानी कि डिस्प्ले पर जो मेन डेस्कटॉप पे आइकन है
ज़्यादातर ये डबल क्लिक में ओपन होते हैं। डबल क्लिक किसी किसी जगह पे किया जाता है, ज़्यादातर सिंगल क्लिक में ही सारे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाते हैं। जो मेन डेस्कटॉप पे आइकन होते हैं ये डबल क्लिक में ओपन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप टास्क बार में देख रहे होंगे, टास्क बार में जितने भी आइकन हैं ये सिंगल क्लिक में ओपन होंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ से क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ तो सिंगल क्लिक में ओपन हो जाएगा। अभी आप देख पाएंगे मैं लेफ्ट बटन सिर्फ एक बार प्रेस कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया है। ज्यादातर सॉफ्टवेयर या कोई भी ऑप्शन सिंगल क्लिक में ही यानी कि सिंगल लेफ्ट क्लिक में ही ओपन हो जाते हैं। डबल क्लिक सिर्फ मेन डेस्कटॉप पे लोड पड़ता है। दिस पीसी पर भी या सेटिंग में कहीं कहीं भी डबल क्लिक में ही ऑप्शन इनेबल होते हैं यानी कि ओपन होते हैं। आप समझ गए होंगे तीनों बटन का क्या काम होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये जो राइट बटन है इससे ऑप्शन इनेबल होते हैं, यानी कि जिस ऑप्शन पे कर्सर को ले जाकर के राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के साथ इसके साथ के जितने ऑप्शन होंगे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर्सर को उसके ऊपर ले जाएं, कर्सर को उसके ऊपर ले जाकर के लेफ्ट बटन प्रेस कर दीजिए, यानी कि लेफ्ट बटन ओके का काम करता है। जैसे लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे जिस ऑप्शन को आप ओपन करना चाहते हैं वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे कि अभी मेरे मेन डेस्कटॉप पे ये वीडियो पड़ी है, इस वीडियो को ओपन करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन दिख गया ओपन का, उसके साथ में और सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बट मुझे ओपन करना है तो मुझे ओके कर देना है। जैसे ओके करूंगा यहाँ पे वीडियो प्ले हो जाएगी। अब मैं आपको ये स्क्रॉल बटन का प्रैक्टिकल में दिखा देता हूँ ये कहाँ पे यूज होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी ब्राउजर में जब पेज काफी लंबा होता है, काफी बड़ा पेज होता है, तो वहां पे जरूरत पड़ती है स्क्रॉल बटन की। जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया, यहाँ पे हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद में जिस चीज को मैंने सर्च किया काफी लॉन्ग पेज में खुल गया है, तो मैं एक बार में सारा का सारा पेज नहीं देख सकता हूँ, मुझे इसके लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब आप इस व्हील को नीचे की तरफ घुमाएंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं इसे नीचे की तरफ घुमा रहा हूं तो पेज ऊपर को जा रहा है। अगर मुझे पेज नीचे की तरफ लेके आना है तो व्हील को ऊपर की तरफ घुमाना है। अभी आप देख सकते हैं मैं इसे ऊपर की तरफ घुमा रहा हूं तो पेज नीचे को आ रहा है। ये काम होता है इस व्हील का। अब आप चाहते हैं काफी लंबा पेज है, मैं इस व्हील को ना घुमाऊं, तो इस केस में आप इस व्हील को प्रेस कर दीजिए, इसके नीचे भी बटन होता है। अब आपको व्हील घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ माउस को आप मूव कीजिए। आप कर्सर को देख रहे होंगे मैं माउस को नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, कर्सर भी नीचे जा रहा है और ऑटोमेटिक पेज मूव हो रहा है। अब मैं माउस को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कर्सर ऊपर को गया और ऑटोमेटिक पेज नीचे को आ गया है। ये काम होता है इसके नीचे जो बटन है, यानी कि व्हील के नीचे जो बटन है इसका काम होता है। अगर माउस को आराम से घुमा के बीच में छोड़ देंगे तो ये पेज ऑटोमेटिक चलता रहेगा। जितना भी पेज आपका लॉन्ग होगा, जितना भी बड़ा पेज होगा, ऑटोमेटिक मूव होता रहेगा। अभी आप देख सकते हैं हमने सेंटर में कर्सर को लाके छोड़ दिया है और पेज ऑटोमेटिक मूव हो रहा है। अब यहाँ से आप हटना चाहते हैं, फिर से इस बटन को प्रेस कर दीजिए। ये बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आपका कर्सर फिर से इनेबल हो जाएगा। अब आपको पेज घुमाने के लिए, यानी कि पेज को अप डाउन करने के लिए इस व्हील को अप डाउन करना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको माउस के बारे में पता लग गया होगा, माउस के सभी बटन के बारे में पता लग गया होगा। एक चीज मैं और आपको बताता हूं, आजकल के जो माउस आ रहे हैं उनमें 4 बटन भी आने लग गए हैं, 6 बटन भी आते हैं, 7 बटन भी आते हैं। मॉनिटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। मॉनिटर क्या काम करता है, कंप्यूटर में इसे किस लिए कनेक्ट किया जाता है और इसे सीपीयू के साथ में किस तरह कनेक्शन किया जाता है, सभी कनेक्शन के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, कंप्यूटर पहली बार सीख रहे हैं या सीखने जा रहे हैं तो वीडियो पूरी देख लीजिए। वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको सीपीयू और मॉनिटर के बीच में कनेक्शन किस तरह से किया जाता है इसके बारे में पता लग जाएगा। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं मैंने मॉनिटर और सीपीयू के सभी पोर्ट अलग अलग दिखाए हुए हैं। सभी का कनेक्शन करके दिखाऊंगा कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। कीबोर्ड और माउस से जो भी हम सीपीयू में इनपुट देते हैं, मॉनिटर पर उसका आउटपुट के रूप में परिणाम दिखता है। जो कुछ भी हम सीपीयू में करते हैं वो सारा कुछ मॉनिटर में दिखता है, जैसे कि वीडियो, फोटोज या अदर फाइल, कर्सर, आइकन, जो कुछ भी होता है सारा कुछ सीपीयू के अंदर होता है। जब तक हम इसमें मॉनिटर नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक हमें ये सारी फाइलें नहीं दिखेंगी। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो भी सीपीयू के अंदर डाटा होता है उसे विजुअल के रूप में डिस्प्ले पर दिखाता है। इसके पहले की वीडियो में मैंने सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, यूपीएस सभी के बारे में अलग अलग वीडियो बना के चैनल पर अपलोड किया है, सभी के बारे में डिटेल्स में बताया है। अगर आप बिगिनर हैं तो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे ये मॉनिटर है और ये सीपीयू है। ये सीपीयू का फ्रंट पैनल है और ये सीपीयू का बैक पैनल है। ये मॉनिटर है और ये मॉनिटर के कनेक्टर हैं। मॉनिटर में कनेक्टर यहाँ पे नीचे साइड में लगे रहते हैं, वही कनेक्टर
कनेक्टर यहाँ पे दिखाया हुआ है, इनका कनेक्शन CPU के साथ किस तरह से किया जाता है इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो देख के आराम से CPU और मॉनिटर का कनेक्शन कर सकते हैं। इस मॉनिटर में आप देख रहे होंगे 5 पोर्ट दिए हुए हैं। सप्लाई पोर्ट है, ऑडियो पोर्ट है, DP पोर्ट है, HDMI पोर्ट है और VGA पोर्ट है, जिसमें से DP पोर्ट, HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट तीनों का काम एक होता है। आपके CPU में इन तीनों में से जो भी पोर्ट है, किसी भी पोर्ट का कनेक्शन इसमें कर दीजिए, मॉनिटर पे डिस्प्ले आ जाएगा। अगर मॉनिटर में भी DP पोर्ट है, CPU में भी DP पोर्ट है, तो दोनों के सेम पोर्ट पे केबल लगा दीजिए, डिस्प्ले आ जाएगा। अगर दोनों में HDMI पोर्ट है तो HDMI केबल लगा दीजिए, तब भी डिस्प्ले आ जाएगा। अगर दोनों में VGA पोर्ट है तो VGA केबल लगा दीजिए, तब भी डिस्प्ले आ जाएगा। तीनों पोर्ट का काम सेम होता है। आप तीनों पोर्ट में से किसी भी पोर्ट में केबल लगा देंगे तो मॉनिटर पे डिस्प्ले आ जाएगा। VGA टू VGA पोर्ट में सिर्फ डिस्प्ले आता है, HDMI टू HDMI पोर्ट में डिस्प्ले आता है। इसके साथ में और भी बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं HDMI और DP पोर्ट सभी के बारे में अलग अलग वीडियो बना दूंगा, कौन सा पोर्ट क्या क्या काम करता है। इन पोर्ट से डिस्प्ले भी आता है और भी कनेक्शन होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसी तरह से DP टू DP पोर्ट में डिस्प्ले भी आता है और भी बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। ये पोर्ट ज्यादातर गेमर्स लोग यूज करते हैं या वीडियो एडिटिंग जो करते हैं वो लोग यूज करते हैं। नॉर्मल काम के लिए VGA केबल और HDMI केबल काफी है, ज्यादातर लोग यही दोनों कनेक्शन करते हैं। DP टू DP कनेक्शन हाई परफॉर्मेंस के लिए होता है, नॉर्मल काम में इसे लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसकी केबल भी बहुत महंगी आती है। HDMI केबल 100 से 150 रुपए में मिल जाएगी, VGA केबल भी 100-150 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन DP केबल आपको 400 से 500 रुपए में मिलेगी। इसीलिए ज्यादातर लोग HDMI और VGA केबल यूज करते हैं। चलिए मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ, कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। थोड़ा सा पेज को जूम कर देता हूँ। अगर आप कंप्यूटर का कनेक्शन पहली बार करने जा रहे हैं तो मॉनिटर के और CPU के पोर्ट को ध्यान से देख लीजिए। जो पोर्ट आपके मॉनिटर में है उसी पोर्ट में CPU में कनेक्शन करना है, यानी कि उसी में आपको केबल लगाना है। जब आप डिस्प्ले केबल लगा रहे हैं तो यहाँ पे 3 पोर्ट दिख रहे हैं, तीनों पोर्ट में सिर्फ एक पोर्ट में आपको कनेक्शन करना है। तीनों पोर्ट का काम सेम होता है, तीनों में से डिस्प्ले आ जाएगा। VGA पोर्ट टू VGA पोर्ट का केबल लगाना चाहते हैं तो इस पोर्ट में से इस पोर्ट में कनेक्शन कर दीजिए। ये भी 15 पिन का पोर्ट होता है और ये भी 15 पिन का पोर्ट होता है। इसमें जब केबल लगाएंगे तो दोनों साइड में स्क्रू लगाना पड़ता है, स्क्रू से इसे टाइट कर दीजिए ताकि पोर्ट हिलेगा नहीं। HDMI टू HDMI पोर्ट है तो यहाँ पे लगा दीजिए, HDMI से HDMI को कनेक्शन कर दीजिए। यहाँ भी HDMI का पोर्ट है और यहाँ भी HDMI का पोर्ट है। DP टू DP केबल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे DP पोर्ट दिया हुआ है और यहाँ भी DP पोर्ट दिया हुआ है। DP टू DP कनेक्शन कर दीजिए। इसमें DP टू DP केबल लगेगा। इसके ऊपर आपको ऑडियो पोर्ट दिख रहा है, इससे ऑडियो आउट होती है। अगर आपके मॉनिटर में स्पीकर लगे हुए हैं तो इन दोनों के बीच में ऑक्स केबल लगा दीजिए, मॉनिटर में आवाज आ जाएगी। ये टेक्नोलॉजी पुराने मॉनिटर में होती है। जो आजकल के मॉनिटर आ रहे हैं उसमें HDMI और DP पोर्ट लगते हैं। HDMI और DP पोर्ट में कनेक्शन कर रहे हैं, इसके लिए आपको ऑक्स केबल लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप HDMI केबल और DP केबल लगाएंगे तो उसके साथ में ऑडियो आउट हो जाती है, यहाँ से ऑडियो निकल के यहाँ पे आ जाती है। आप यहाँ भी हेडफोन और स्पीकर लगा सकते हैं और ये बीच वाले पॉइंट पे भी हेडफोन और स्पीकर लगा सकते हैं। पुराने मॉनिटर में स्पीकर लगा रहता है। अगर मॉनिटर में स्पीकर लगा हुआ है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ऑक्स केबल लगा दीजिए, मॉनिटर में आवाज आने लग जाएगी। और सप्लाई केबल बिजली के बोर्ड में मेन सप्लाई में लगेगी, इसका भी कनेक्शन मेन सप्लाई में लगेगा और इसका भी कनेक्शन मेन सप्लाई में लगेगा। ये दोनों मेन सप्लाई होते हैं। जहाँ पे 220 वोल्ट की पावर सप्लाई आती है, AC वोल्ट होते हैं, वहाँ पे इसका कनेक्शन किया जाता है। बाकी जितने भी पोर्ट हैं सभी पोर्ट का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। CPU का पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फ्रंट और बैक पैनल के बारे में सभी पोर्ट के बारे में बताया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जितने भी पोर्ट हैं सभी पोर्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपका कंप्यूटर डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट है और आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं, उस बीच अगर पावर कट हो जाए तो आपका किया हुआ काम सारा डिलीट हो जाएगा, दोबारा आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर कंप्यूटर का कनेक्शन UPS के थ्रू किया हुआ है, उस बीच अगर पावर कट हो
हो जाता है तो आपका किया हुआ काम डिलीट नहीं होने वाला है, क्योंकि यूपीएस में बैकअप होता है, उसके अंदर बैटरी लगी होती है। 10 से 15 मिनट आपके कंप्यूटर को बैकअप दे देता है। उस बीच में आप अपने किए हुए काम को बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं, इसीलिए यूपीएस को यूज किया जाता है। यूपीएस के थ्रू आपका कंप्यूटर सेफ रहता है, इससे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब नहीं होते हैं। अगर आपका कंप्यूटर डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट है, उस बीच पावर कट हो जाती है तो आपका कंप्यूटर डायरेक्ट शट डाउन हो जाता है। कंप्यूटर डायरेक्ट बंद होने से हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, मदरबोर्ड खराब हो सकती है, पावर सप्लाई खराब हो सकती है और प्रोसेसर भी खराब हो सकता है। यानी कि सीपीयू के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं कुछ भी खराब हो सकता है, इसीलिए यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीएस से आपका कंप्यूटर बिल्कुल सेफ रहता है और आप जो काम करते हैं आप अपने काम को बेफिक्र होकर करते रहेंगे। यूपीएस लगाने से आपका काम सेफ रहेगा, डायरेक्ट आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा, इसीलिए यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कंप्यूटर में यूपीएस का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। ये मेरे पास में यूपीएस है, ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है, ये इसकी पावर सप्लाई है। चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं। ये मेरे पास में यूपीएस है, ये माइक्रोटेक कंपनी का यूपीएस है, लेजेंड 1600 इसका मॉडल नंबर है। यूपीएस का लुक कुछ इस तरह से होता है। इसके बैक साइड का इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। इसमें 3 इंडियन सॉकेट हैं, ज्यादातर यूपीएस में 3 सॉकेट ही होते हैं। एक में सीपीयू का कनेक्शन कर सकते हैं और एक में मॉनिटर का कनेक्शन कर सकते हैं, एक में राउटर का कनेक्शन कर सकते हैं। ये इसके बैक साइड का हिस्सा है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है। ये इसका फ्रंट है, ये फ्रंट का हिस्सा है। ये इसका मेन स्विच है, इसे प्रेस करेंगे तो यूपीएस ऑन हो जाएगा। इस तरह से ऑन होगा। जब ऑन होगा तो बीप देगा। यहाँ पे आपको 3 लाइट दिख रही होंगी, ये 3 इंडिकेटर लाइट हैं। जो पहली लाइट है, अगर आपका यूपीएस सप्लाई से कनेक्ट है, यानी कि ये जो सॉकेट है ये सप्लाई से लगा हुआ है, तो इसकी ग्रीन लाइट ब्लिंक करेगी। जो बीच की रेड लाइट है ये फॉल्ट के लिए होता है या बैटरी लो होती है तब इंडिकेट होती है। और जो येलो लाइट है जब पावर कट हो जाता है, इसका कनेक्शन बैटरी से हो जाता है, यानी कि बैटरी से आपका कंप्यूटर चलता है, तब येलो लाइट ब्लिंक करती है और बीप सुनाई देता है। अगर थोड़ी थोड़ी देर में रुक के बीप आ रहा है और येलो कलर की लाइट जल रही है, इसका मतलब आपका सीपीयू यूपीएस के थ्रू चल रहा है। सीपीयू को जो सप्लाई मिल रही है यूपीएस से मिल रही है। उस समय हो सकता है पावर कट हो गया हो या आपकी मेन सप्लाई का कनेक्टर बोर्ड से हिल गया हो, इसे चेक कर लीजिए। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ इस सॉकेट को आपको मेन सप्लाई में लगा देना है। ये यूपीएस का मेन सप्लाई का वायर होता है। उसके बाद में इसके बैक साइड में 3 सॉकेट दिए हुए हैं। इन तीनों सॉकेट में सीपीयू, मॉनिटर और राउटर का कनेक्शन कर दीजिए। सीपीयू, मॉनिटर और राउटर के जो मेन सप्लाई का वायर है इस सॉकेट में लगा दीजिए। यूपीएस के सप्लाई का जो वायर है इसे मेन सप्लाई में लगा दीजिए। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यूपीएस के सप्लाई का वायर मेन सप्लाई में रहेगा। सीपीयू, मॉनिटर और राउटर जो भी आपके पास में है, यूपीएस के बैक साइड में जो सॉकेट है यहाँ पे लगेगा। इस बीच अगर पावर कट होगा तो यूपीएस के थ्रू आपके मॉनिटर को, सीपीयू को और राउटर को सप्लाई मिलती रहेगी। आपका कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं बंद होगा। ये काम होता है यूपीएस का। उम्मीद है आपको यूपीएस के बारे में पता लग गया होगा, यूपीएस किस लिए होता है, इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।